ड्रामे की शुरुआत होती है जिया नाम की लड़की से, जिसे उसकी क्लासमेट जूडी ग्रेजुएशन पार्टी के दौरान ओवर ड्रिंक करा करके एक होटल रूम में ले जाती है और अपने आदमी को कॉल करके कहती है कि आज मैंने तुम लोग के लिए लजीज खाना तैयार किया है, तो आकर के एंजॉय करो। जिसके बाद वो जिया से कहती है कि तुम्हारे ऊपर तो सब लड़के मरते हैं ना, अब देखो मैंने तुम्हारे लिए जंगली आदमियों की व्यवस्था की है जो कि तुम्हें कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। वहीं इस ड्रामे में किन्हान की एंट्री होती है, जो कि जिंगाहो ग्रुप का प्रेसिडेंट है और अपने कर्मों से किसी माफिया से कम नहीं है और उससे रिच इस पूरे हेलेन सिटी में कोई भी नहीं था। उसका असिस्टेंट उसे होटल का की कार्ड देता है, जिसे अनलॉक करके वो अंदर जाकर की बात लेने लगता है। जिया भी उसी रूम में होती है और अपना नशा कम करने के लिए शावर लेने के लिए बाथरूम में जाती है, जहाँ वो किन्हान को पाकर के उसे पीछे से हक कर लेती है और उसे किस करने लगती है। यहाँ पर हान उसे अपने आप से दूर नहीं कर पाता और दोनों एक दूसरे के साथ में नाइट स्पेंड कर बैठते हैं। वहीं रिसेप्शन गर्ल को पता चलता है कि उसने तो मिस्टर हान को गलत रूम की चाबी दे दी थी। अब हमें 2 साल के बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ जिया की स्टेप मदर को पता चलता है कि जिस लड़के से उनकी बेटी यूकिन की सगाई हुई थी वो तो दिवालिया हो गया और उसके फादर ने अपनी जान दे दी, लेकिन सगाई के दौरान उस लड़के के फैमिली वालों ने इन्हें 10 मिलियन दिए थे, इसीलिए वो अभी शादी से इनकार भी नहीं कर सकती थी और इसीलिए वो जिया से अपनी स्टेप सिस्टर यूकिन की जगह उस लड़के वांग से शादी करने के लिए कहती है। जिया ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी स्टेप मदर कहती है क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारी माँ के मरने के बाद में मैंने ही तुम्हें चैन फैमिली में शामिल किया था, तुम्हें खाना कपड़ा सब कुछ दिया, अब वो समय आ गया है तुम्हारा कर्ज चुकाने का। जिया अपने फादर की तरफ देख करके उनसे पूछती कि क्या वो भी यही चाहते हैं, पर उसके फादर इस बात पे कुछ भी नहीं बोलते, इसीलिए वो इस शादी के लिए हाँ कर देती है। जहाँ अब हम देखते हैं कि यूकिन जिया को लेकर के वांग के रूम में जाती है और उससे कहती है कि वांग के तो माता पिता मर चुके हैं, अब वो एक जंगली आदमी की तरह दिन भर ड्रिंक करता है और सबके साथ में मारपीट करता है, इसीलिए उसे निराश मत करना वरना वो तुम्हें पंचिंग बैग बना देगा। ये सब सुन करके तो जिया काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तभी वहाँ पर किन्हान आ जाता है और जिया से कहता है कि बिल्कुल भी आवाज़ मत करना, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। हान की वॉइस सुन करके तो जिया को ऐसा फील होता है कि जैसे उसने हान की वॉइस पहले भी सुनी है। तभी वहाँ पर गुंडे आ जाते हैं जो कि हान का पीछा कर रहे थे, तो हान उनके सामने ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे कि वो जिया के साथ में रोमांस कर रहा है। गुंडे उसका फेस नहीं देख पाते और कंफ्यूज होकर के वहाँ से चले जाते हैं। तभी जिया देखती है कि हान को तो काफ़ी ज़्यादा चोट आई है। दूसरी तरफ हम जूडी को देखते हैं जो कि हान के घर जाकर के गुस्से से तोड़फोड़ करती है। तभी हान की दादी माँ वहाँ पर आ जाती है। जूडी उनसे कहती है कि आखिर वो हान का और कितना वेट करेगी, आखिर वो उसे कांटेक्ट करके वापस क्यों नहीं बुला रही हैं। तो हान की दादी माँ उसे समझाती है कि हान ने अपने व्यापार में बहुत सारे दुश्मन बना लिए हैं, इसीलिए वो अंडरग्राउंड है और अपने छुपे हुए दुश्मनों का पता कर रहा है, साथ ही उसकी जान भी हमेशा ही खतरे में रहती है। और तुम ये बात तो अच्छी तरीके से जानती हो कि वो हमारे किन परिवार का इकलौता उत्तराधिकारी है, जब भी वो वापस आएगा मैं तुम्हारी शादी उससे फौरन से करवा दूंगी। मैं भी ये बात अच्छे से जानती हूँ कि तुम उसका पिछले 2 साल से इंतजार कर रही हो। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि जब जूडी ने जिया को होटल रूम में छोड़ा था, उसके कुछ टाइम के बाद में जब जूडी वहाँ पर गई थी तो वहाँ पर उसे जिया नहीं मिलती, लेकिन उसे हान की रिंग ज़रूर मिल जाती है, जिसे वो अभी देख ही रही होती है कि तभी वहाँ पर हान के आदमी पहुँच जाते हैं और उसके हाथ में वो रिंग देख करके उसे अपने साथ में घर लेकर के चले जाते हैं। और तब से लेकर के आज तक वो हान का इंतजार कर रही है और सबकी आंख में धूल झोंक रही है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और जिया हान की पट्टी करती है। वो हान से कहती है कि मैं ये शादी करने को तैयार नहीं थी, पर मैंने अपने माता पिता के कहने पर आपसे शादी की है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि हमारी शादी की सर्टिफिकेट मिलने से पहले आप मुझसे 2 चीज़ों का वादा कर दें। हान उससे पूछता है कि कौन सी 2 चीज़ें, तो वो कहती है कि आप अपने ड्रिंक करने और लड़ाई झगड़े की आदत को बदलना शुरू कर दें। हान सोचने लगता है कि हालांकि मैंने वांग की पहचान उधार ली है, पर मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम मुझे 2 साल पहले वाली लड़की की याद दिलाओगी। यानी कि हान जिया को लेकर के कंफ्यूज है। यहाँ हमें पता चलता है कि हान ने अपनी पहचान छुपा रखी थी और वो वांग बन करके सर्वाइव कर रहा था। यहाँ पर जिया भी उसे पहचान नहीं पाती, क्योंकि उस दिन होटल रूम में जिया बहुत ही ज़्यादा नशे की हालात में थी, इसीलिए उसे कुछ भी याद नहीं होता और अब वो हान को ही वांग समझती है, जो कि पूरी तरीके से दिवालिया हो चुका है। वो हान से कहती कि अब आपको ऐसी हरकतें बंद करनी होगी और मेरी तरह कोई नौकरी ढूंढ करके एक शांतिपूर्ण जिंदगी जीनी होगी। हान कहता है कि क्या बस इतना ही। वो उसे फिर से अपना रिंग पहनाता है और उसे सोने के लिए कहता है। अगली सुबह जिया हान को ब्रेकफास्ट टेबल पर बताती है कि आज वो जिंगाहो ग्रुप में इंटरव्यू देने के लिए जा रही है, इसलिए अगर देर हो जाए तो वो उसका वेट ना करे।
हान जिया से उसका फ़ोन मांगता है कॉल करने के लिए, तो जिया सोचने लगती है क्या ये इतना गरीब हो चुका है जो कि इसके पास एक फ़ोन तक नहीं है। हान उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे इस बात से नफरत तो नहीं करती हो क्योंकि मैं बहुत गरीब जो हो गया हूँ। जिया उससे कहती है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है और उसे अपना फ़ोन फ़ौरन से दे देती है। जिसके बाद हान अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उससे कहता है कि मैं ठीक हूँ और मेरे प्रेजेंट टाइम का डिटेल किसी को भी नहीं मिलना चाहिए, यहाँ तक कि मेरी दादी माँ को भी नहीं पता चलना चाहिए। और वो उससे पूछता है कि कल रात जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया था क्या उनकी असली पहचान पता लगी। तो असिस्टेंट बताते हैं कि वो हमारे आसपास के लोग हैं। हान उससे कहता है कि एक बात और, वहाँ के ऊपर ध्यान रखना कि वो अभी ज़्यादा लोगों की नज़रों में ना आए, इससे मैं प्रॉब्लम में आ जाऊँगा। साथ ही वो उससे ये भी कहता है कि आज जितनी भी इंटरव्यूज़ के लिए बायोडाटाज आएंगे सब मुझे सेंड कर देना। दूसरी तरफ जिया इंटरव्यू दे करके अपनी बेस्ट फ्रेंड नैन्सी से मिलती है और अपनी शादी के बारे में सारी बातें बताती है। तभी वहाँ पर जूडी आ जाती है और वो जिया से कहती है कि हम ग्रेजुएशन पार्टी के बाद आज पहली बार मिल रहे हैं, क्या तुम और सीनियर अभी भी एक दूसरे के साथ में हो। तो जिया कहती है कि लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, हम एक साथ कभी भी नहीं थे। तभी वहाँ पर हान का असिस्टेंट आकर के जूडी से कहता है कि आपके लिए कार रेडी है। जूडी वहाँ से चली जाती है। उसे देख करके नैन्सी जिया से कहती है कि जहाँ तक मुझे याद है ये आदमी मास्टर हान का असिस्टेंट है और ऐसा सुनने में आया है कि 2 साल पहले जूडी ने किसी रिच आदमी के साथ में रिश्ता बना लिया था, तभी वो आज इस पोजीशन पर पहुँच गई है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि वो रिच मैन कोई और नहीं बल्कि मास्टर हान ही है। कॉलेज टाइम में वो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं थी, अब देखो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और तुम्हारी शादी गरीब लड़के से हो गई है। तभी जिया के पास में हान की कॉल आती है जो कि उसे रिसीव करने के लिए आया होता है। जिया की फ्रेंड हान को देख करके कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड कितना हैंडसम है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इन्हें कहीं देखा है। हान कहता है कि हाँ मैं एक ड्राइवर हूँ, इसलिए तुमने मुझे कहीं न कहीं तो ज़रूर देखा होगा। जिसके बाद हान जिया को लेकर के डिनर के लिए जाता है, पर जिया कहती है कि हम यहाँ पर डिनर नहीं कर सकते हैं, यहाँ कम से कम एक इंसान का डिनर 5000 से कम का नहीं होता है। तभी वहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर यूकिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ में पहुँच जाती है और कहती है कि यहाँ पर कुत्ते बिल्लियाँ डिनर पर नहीं आते हैं, तुम्हारी तो इतनी सैलरी भी नहीं जितना कि यहाँ का बिल आता है। जिया उससे कहती है कि भले मेरी सैलरी कम है लेकिन मैं अपनी सेविंग से तो यहाँ पर खाना खा ही सकती हूँ। तभी वहाँ पर इस रेस्टोरेंट का मालिक आता है जिसका नाम शेंग है और शेंग हान का फ्रेंड होता है। वो उसे देखते ही कहता है कि हान तुम यहाँ पर आज कैसे आ गए। ये सुनकर के तो सभी शॉक रह जाते हैं। हान उसे इशारा करते हुए कहता है कि अब मजाक करना बंद भी करो, मैं वांग हूँ और ये तुम्हारी भाभी है और हमें बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। शेंग उन्हें वीआईपी एरिया में ले जाकर उनके सामने बहुत सारे डिशेज सर्व करता है। ये देख करके तो हमारी जिया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और उनका बिल ही काउंट करने में परेशान रहती है और सोचती है कि इतने सारे महंगे खाने का वो पेमेंट कैसे करेगी। ये देख करके हान उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, हमारा कोई भी पैसा खर्च नहीं होने वाला है। तो जिया कहती है कि भले ही शेंग आपका दोस्त है पर हमें ऐसी उनकी दोस्ती का फायदा नहीं उठाना चाहिए। तभी वहाँ पर शेंग आ जाता है और जिया से कहता है कि भाभी जी आप गलत समझ रही हैं, हम दोस्त हैं और एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, जो कि किसी भाई से कम नहीं है, इसीलिए आप बिना संकोच किए यहाँ पर डिनर कर सकती हैं। क्योंकि हान के पास में इस रेस्टोरेंट का मेंबरशिप कार्ड है इसीलिए वो यहाँ का बिल पे कर सकता है। ये सुन करके वो हान से माफी मांगती है कि उसने उसे गलत समझा। वहीं हान का दोस्त उससे पूछता है कि आखिर तुम कब तक इन फैमिली में वापस लौट रहे हो। तो हान उससे कहता है कि जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाता हूँ तब तक मैं वापस नहीं आ सकता। उसका फ्रेंड कहता है कि फिर जूडी का क्या होगा जो कि तुम्हारी फैमिली में घुस करके बैठी है। हान उससे कहता है कि वो मेरी दादी को अपनी बातों की जाल में फंसा सकती है लेकिन वो मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती। मैंने उससे शादी के लिए कभी भी हाँ नहीं किया था क्योंकि मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता हूँ कि वो झूठ बोल रही है। इतना कह करके वो वहाँ से घर आ जाता है जहाँ जिया काफी ज्यादा नशे की हालात में होती है और हान को पकड़ करके जबरदस्ती किस कर लेती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तब वो सोचती है कि उसने कल रात हान को कितना ज्यादा परेशान किया था। उसने उसके कपड़े उतार कर रात में ही धोने के लिए बैठ गई थी। ये सब उटपटांग हरकतों की वजह से वो काफी ज्यादा एम्बेरस फील करती है। तभी उसके पास में जिंगाहो ग्रुप से कॉल आता है। वो बताते हैं कि वो अपने इंटरव्यू में पास हो गई है। ये सुनकर के तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो सोचती है कि न्यू जॉब ज्वाइन करने से पहले उसे पहले अपने पुराने जॉब पर रिजाइन करना होगा। जब वो वहाँ पर जाती है तो उसकी बॉस उसकी बात सुनने से पहले उसे फूड का प्लेट दे करके अंदर सर्व करने के लिए भेज देती है। जहाँ हान अपने फेस पर मास्क लगाए हुए बैठा होता है वहीं एक आदमी जिया के साथ में बदतमीजी करने लगता है। हान तो समझ ही नहीं पाता है कि आखिर ये यहाँ पर क्यों आई है। वो उस आदमी को एक किक मार करके जिया को अपने साथ बाहर लेकर के जाता है और उससे गुस्से से कहता है कि दोबारा से ऐसी बकवास जगह पर कभी भी मुझे गलती से मत दिख जाना। जिया तो समझ ही नहीं पाती कि आखिर ये इंसान कौन है।
जिया उससे पूछती कि क्या आप यहाँ के असली ऑनर हैं? अब तो जो भी कुछ अंदर हुआ है वो सब मेरी वजह से हुआ है। हान उससे कहता है कि यहाँ के बॉस तुम्हारे लिए इस बात के लिए कोई भी परेशानी खड़ी नहीं करेगी। तभी वहाँ पर उसकी बॉस आ जाती है, जिससे हान कहता है कि इसकी सैलरी बना करके दे दो, अब से इसे यहाँ पर आने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद हान अंदर जा करके उस आदमी से कहता है कि तुमने जिया को टच करके मेरा दिमाग खराब कर दिया है। वो आदमी कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वो आपकी वुमेन है। इतना कह कर कि वो डर से खुद के हाथ को जख्मी कर लेता है, पर हान किसी भी हालत में उसे माफ नहीं करता और उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। रात में डिनर टेबल पर वो हान से बताती है कि उसकी जॉब फाइनल हो गई है, मैं कल से नई जॉब ज्वाइन करने वाली हूँ। पर आज उसे एक कस्टमर ने बहुत ही ज़्यादा परेशान किया, जिससे कि एक आदमी ने उसे बचाया और उस आदमी की वजह से मुझे रिजाइन करने में भी कोई परेशानी नहीं हुई। हान उससे पूछता है कि क्या वो बहुत स्मार्ट था, तो जिया कहती है कि मैंने तो उनका फेस नहीं देखा, उन्होंने अपने हाफ फेस पर मास्क लगा रखा था। तो हान सोचता है कि कितनी क्यूट है। अगले दिन जिया जब अपनी न्यू जॉब ज्वाइन करती है तो वहाँ पर उसे जूडी मिल जाती है। क्योंकि वो हान की कंपनी में थी तो जूडी अपने आप को वहाँ की मालकिन समझती थी। वो जिया से कहती कि देखो ना, तुम मुझे फिर से मिल गई। तो वहाँ का एचआर उससे बताता है कि ये तो हमारी न्यू एम्प्लॉई है। जिस पर जूडी कहती है कि किसी भी इंसान को जॉब पर रखने से पहले तुम्हें उसके बैकग्राउंड के बारे में पता कर लेना चाहिए। जहाँ तक मुझे याद है, इसने हमारे स्कूल में साहित्य कला की चोरी की थी, जिसकी वजह से इसे पनिश्ड भी किया गया था। तो जिया कहती कि मैंने कोई भी चोरी नहीं की थी। ये सुनकर के जूडी सोचने लगती है कि सही कहा तुमने, क्योंकि चोरी के इल्जाम में मैंने तो तुम्हें फंसाया था। जूडी कहती है कि चोर तो कभी भी ये बात नहीं कहता कि उसने चोरी की है, और वैसे भी स्कूल की फाइल में अभी भी ये बात दर्ज है जिसे तुम नकार नहीं सकती। जूडी एचआर से कहती है कि इसे जॉब पर रखने से पहले सोच लेना। ये सब सुन करके एचआर जिया से कहता है कि हमारी कंपनी में तुम्हारे जैसे चोर की कोई भी जरूरत नहीं है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। इन सभी बातों से जिया बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और बहुत बुरी तरीके से रोने लगती है। तभी उसके पास में हान की कॉल आती है और वो उससे पूछता है कि तुम्हारा पहला दिन जॉब पर कैसा जा रहा है। जिया कहती है कि बहुत ही अच्छा जा रहा है। वो उससे कहती कि आप खाना खा लेना, मैं समय पर नहीं पहुंच पाऊंगी। तो हान कहता है कि तुम मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करो, तुम सिर्फ अपने काम में मन लगाओ। पर उसकी आवाज़ सुन करके हान इतना तो समझ जाता है कि जिया रो रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है। वो फ़ौरन से अपने असिस्टेंट को कॉल करके पूछता है कि आज जिया नाम की लड़की कंपनी ज्वाइन की है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। तो असिस्टेंट उन्हें आज जिया के साथ हुई सारी घटना के बारे में बता देता है। तो हान उससे कहता है कि जिया के ऊपर जिस चोरी का आरोप है उसकी अच्छे से जाँच करो, मैं चाहता हूँ कि ये काम जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। असिस्टेंट उनसे कहता है कि मास्टर हान, आखिर आप इतनी निचले स्तर की लड़की की इतनी परवाह क्यों कर रहे हैं। हान कहता है कि क्योंकि इन फ्यूचर वो मेरी वाइफ बनने वाली है। शाम को जब जिया घर जाती है तो हान उसके लिए केक और खाना लेकर के जाता है, जिसे देख करके जिया सोचती है कि लगता है कि आज मेरे जॉब के पहले दिन की खुशी में हान उसके लिए सब कर रहा है। पर जब उसे ये बात पता चलेगी कि मुझे जॉब के पहले दिन ही वहाँ से निकाल दिया गया तो उसे कितना बुरा लगेगा। हान उससे कहता है कि क्या तुम्हें अपना जन्मदिन तक याद नहीं है। ये सुनकर के जिया शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसकी माँ के मरने के बाद से उसने कभी भी अपना जन्मदिन नहीं मनाया था। तभी वहाँ पर शेंग भी आ जाता है और वो भी जिया को बर्थडे विश करता है। शेंग के जाते ही जिया दुखी होकर के हान से बताती है कि तुम्हें ये बात जान करके निराशा होगी कि मुझे जॉब के पहले दिन ही वहाँ से निकाल दिया गया। हान तो ये बात अच्छी तरीके से जानता था, इसीलिए वो उसे समझाता है कि एक फैमिली को चलाने की सबसे पहली जिम्मेदारी एक आदमी की होती है, इसीलिए उसे जॉब की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। जिया सोचती है कि कितना अच्छा है। दूसरे दिन जिया के पास में जिंगाहो कंपनी से कॉल आता है और वो उससे माफी मांगकर उसे जॉब कंटिन्यू करने के लिए कहते हैं। साथ ही वो उसे ये भी बताते हैं कि आपकी साहित्य चोरी वाली बात पूरी तरीके से फेक थी, इसीलिए हमारे अभद्र व्यवहार के लिए हमें माफ कर दीजिए। इतना ही नहीं, जिया देखती है कि ये बात न्यूज के आर्टिकल में भी आ जाती है कि जिया की क्लासमेट लूसी ने इस बात का खुलासा किया है कि उसे फंसाया गया था। ये सब देख करके जिया की फ्रेंड और जिया दोनों ही शॉक्ड रह जाते हैं कि 3 साल के बाद में अब इस बात का खुलासा हो रहा है। ये तो बड़ी अजीब बात है और इन सब के पीछे आखिर है कौन। वहीं हम हान को देखते हैं जो कि अपने तीसरे रूप में होता है, जो कि एक माफिया है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। उसके नाम से हर एक पर्सन की रूह तक कांप जाती है। यहाँ सभी उसे शांगू के नाम से जानते थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूडी ये न्यूज देख करके पागल हो जाती है और अपने गुंडों से जिया को किडनैप करवाकर उसे नीलाम करने के लिए भेज देती है। वहीं हान भी अपने माफिया वाले रूप में बैठा होता है और वो जिया को देख करके काफी शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर एक आदमी बैठा हुआ होता है जो कि जिया को देख करके उटपटांग बातें करने लगता है। ये सुन करके तो हान के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता और वो अपने आदमियों से उसे पकड़वा लेता है।
वो आदमी हान के आगे बहुत ही ज्यादा गिड़गिड़ाता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। अब नीलामी शुरू हो जाती है और सबसे ज्यादा बोली लगाकर हान उसे 100 मिलियन में खरीद लेता है। अब जैसा कि हान के पहचान वहाँ पर सब कोई ना समझ पाए, इसीलिए वो अपनी वाइफ को इस तरीके से सेव करता है, जिसके बाद वो उसे उठा करके वहाँ से ले जाता है और डॉक्टर को बुला करके उसे चेक करवाता है, क्योंकि जिया बेहोशी की हालत में होती है और वो वांग का ही नाम बार बार ले रही होती है। ये सुन करके तो हान बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है, पर अब जैसा कि वो डॉक्टर हान का दोस्त था तो वो उससे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने हस्बैंड का नाम ले रही है। मुझे तो तुमसे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि तुम एक शादीशुदा लड़की के साथ में चक्कर चलाओगे, तुमने तो हद ही पार कर दी। तो हान कहता है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम उसे मेडिसिन क्यों नहीं दे रहे हो। जिया जब होश में आती है तो वो अपने सामने शांगू को देख करके पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है और उससे कहती है कि मैं यहाँ पर कैसे आई। तो हान उसे बताता है क्योंकि तुम्हारे पति वांग के कर्जदारों ने तुम्हें बेचने का प्लान बनाया था। अब जैसा कि उस दिन तुम मुझे रेस्टोरेंट में मिली थी, इसीलिए तुम मुझे याद भी थी और इसीलिए मैंने तुम्हें बचा लिया। तो जिया उससे पूछती कि क्या मेरे पति वांग ठीक हैं, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है। तो हान उससे पूछता है कि क्या तुम्हें उसकी इतनी परवाह है। तो जिया कहती है कि हाँ, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड हैं। तो हान उससे कहता है कि बस यही रीज़न है या फिर तुम उसे कुछ ज़्यादा ही पसंद करती हो। जिया कहती है कि हाँ, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। हान कहता है क्योंकि मैंने तुम्हें खरीद जो लिया है। तो जिया उससे पूछती है कि आखिर आपने मुझे कितने में खरीदा है। तो हान उसे बताता है कि 100 मिलियन। और ये बात सुन करके तो जिया के पैरों तले से जमीन निकल जाते हैं और वो ये सोचने लगती है कि इसने तो मुझे 100 मिलियन में खरीद लिया है, अब ये मेरे साथ में क्या करेगा। वो हान से कहती है कि मैं 100 मिलियन देने में सक्षम नहीं हूँ, पर हान तो उसकी खिंचाई की ही जा रहा होता है। वो उससे कहता है कि कोई बात नहीं है, मैं एक काम करता हूँ कि मैं डिस्काउंट कर दे रहा हूँ, तो मुझे 20 मिलियन ही दे देना। तो जिया सोचती है कि जितनी मेरी सैलरी है उस हिसाब से तो मुझे पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी ये रकम वापस करने में। हान देखता है कि जिया बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही है, तो हान उससे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, नीलामी करने वाला मेरा दोस्त था तो मैंने उसे बहुत समझाया, इसीलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया है, इसीलिए तुम्हें कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, तुम पूरी तरीके से फ्री हो और यहाँ से जा सकती हो। जिया उसे बहुत धन्यवाद करती है और उससे कहती है कि मैं आपको एक दिन अपनी तरफ से डिनर पर जरूर बुलाऊंगी। हान कहता है कि फिर तुम मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दो। तो जिया कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये बात मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। मैं अपनी पुरानी बॉस से आपका पता करके आपको मैसेज भिजवा दूंगी, क्योंकि वो क्लब और रेस्टोरेंट आपका ही तो है। तो हान कहता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारे डिनर का इंतजार रहेगा। जिया जब घर जाती है तो हान को ना पा करके काफी परेशान हो जाती है और उसे कॉल करने लगती है। तभी वहाँ पर हान आ जाता है और उससे कहता है कि लगता है कि तुम मेरे बिना एक भी पल रहना पसंद नहीं करती हो। जिया कहती कि मैं कितना डर गई थी, क्या आपको अभी भी मजाक सूझ रहा है। हान उससे पूछता है कि क्या कुछ हुआ है। तो जिया कहती है कि नहीं। हान उससे कहता है कि शैंग का घर काफी टाइम से खाली पड़ा हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम वहाँ पर शिफ्ट हो जाएं और बदले में हम शैंग को किराया दे दिया करेंगे। हान ये बात अब अच्छी तरीके से समझ चुका था कि ये जगह उन दोनों के लिए अब सेफ नहीं रह गया है। जिया जब उस घर में शिफ्ट होती है तो वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो घर किसी महल से कम नहीं था, वो बिल्कुल उसके सपनों जैसा था। हान उसे उसका वार्डरोब दिखाता है, जिसे देख करके जिया काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो कपड़े काफी ज्यादा महंगे थे। तो हान ये कहता है कि भले ही हम दिवालिया हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, मैं इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। तभी उसकी मदर की कॉल आती है और वो जिया से कहती है कि उसके फादर के जन्मदिन पर उसे आना है। हान उससे कहता है कि हम साथ चलेंगे, पर जिया उसे साथ जाने से इनकार कर देती है, ये कहते हुए कि उसकी फैमिली इतनी भी अच्छी नहीं है जैसा कि वो समझ रहा है, वो उसकी इंसल्ट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे और मैं ऐसा होते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकती हूँ। तो हान कहता है कि फिर ठीक है, मैं बाहर ही तुम्हारा खड़ा इंतजार करूंगा और मैं तुम्हारे फादर के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट तैयार करवा देता हूँ। शाम को जिया जब ऑफिस से निकलती है तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। हान उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो जिया कहती है कि बार बार कंपनी में एक नई मुसीबत मेरे लिए खड़ी हो जा रही है, क्योंकि मैंने किन हान की प्रेमिका जूडी को नाराज कर दिया है। हान कहता है कि ये सब अफवाह है, वो लड़की खुद ही हान के पीछे पड़ी है, किन हान से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो जिया कहती है कि तुम्हें बहुत पता है, कहीं तुम भी तो जूडी के पीछे नहीं हो। तो हान कहता है कि मैं सिर्फ अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझे ऐसा इंसान समझती हो जो कि दूसरी लड़कियों के साथ में फ्लर्ट करता फिरे। जिया कहती कि मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। वहीं जूडी हान को देख लेती है और इनकी कार का पीछा करवाने लगती है। हान उस कार को देख करके समझ जाता है कि ये तो वही कार है जो कि दादी ने जूडी के लिए मंगवाया था।
तो वो अपना रास्ता बदल लेता है। नेक्स्ट सीन में जिया अपने फादर के घर उनके जन्मदिन पर पहुंचती है, जहां उसकी स्टेप मदर की फ्रेंड्स उसकी इंसल्ट करना शुरू कर देती हैं, ये कहते हुए कि मैंने तो सुना है कि इसका पति एक टैक्सी ड्राइवर है। तभी वहां पर उसकी स्टेप सिस्टर अपने बॉयफ्रेंड के साथ में आ जाती है, जो कि काफी रिच पर्सन था। यूकिन जिया को नीचा दिखाने के लिए अपने अमीर बॉयफ्रेंड का दिखावा करने लगती है और वो जिया से कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे फादर को 2 मिलियन का पेंटिंग गिफ्ट देने वाला है, तुम्हारा पति तो एक टैक्सी ड्राइवर है, भला वो क्या दे सकता है। तुम्हें तो यहाँ आने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। तुम्हें शर्म नहीं आई इस तरीके की गिफ्ट लेकर के आने में। वो जैसे ही जिया का बॉक्स ओपन करती है तो उसमें से एक ब्रांड न्यू घड़ी निकलती है, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। ये देख करके तो सभी शॉक्ड रह जाते हैं। साथ में जिया को भी सदमा लग जाता है और वो सोचने लगती है कि आखिर हान इतनी महंगी घड़ी कैसे अफोर्ड कर सकता है। वो तो दिवालिया हो चुका है। वो फौरन से वो घड़ी लेकर के बाहर जाती है और हान से इस बारे में पूछती है तो हान उससे झूठ बोलता है, ये कहते हुए कि ये तो असली नहीं है, ये तो ब्रांड की एक नकल है जो कि कुछ ही डॉलर का मिलता है। लगता है कि सबको गलत फहमी हो गई है। एक काम करो, मैं ही अंदर जा करके सबसे मिल करके आता हूँ और ये गिफ्ट भी दे दूंगा, तुम यहीं पर बैठो। वो जैसे ही अंदर जाता है तो जिया की मदर उससे कहती है कि तुम्हारे जैसे भिखारियों की अंदर आने की हिम्मत भी कैसे हो गई। पर उसके फादर तो वांग को पहचानते थे, इसीलिए वो कहते हैं कि ये तो वांग नहीं है। उसकी माँ कहती कि फिर ये आदमी कौन है। तो यूकिन का बॉयफ्रेंड जैसे ही हान के लाइटर और उसके कवर को देखता है वो समझ जाता है कि ये तो मास्टर हान है और वो सबसे वहाँ पर बता देता है, जिसे देख करके सभी उसके सामने झुक जाते हैं। हान कहता है कि मैं फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ कि आप लोगों से जिया का कोई भी लेना देना नहीं है। पहले उसके साथ में जो भी कुछ तुम लोगों ने किया उससे मुझे कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन अब वो मेरी पत्नी है और अब जरा सा भी तुम लोगों ने उसे परेशान करने की कोशिश की या फिर उससे दोबारा से संपर्क किया तो मैं तुम लोग को इस शहर से बाहर फिकवा दूंगा। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। ये सब देख करके यूकिन कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, काश कि मैंने उस समय शादी के लिए हाँ कर दिया होता तो आज मैं किन हान की पत्नी होती। ये सुन करके यूकिन का बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि अब मैं समझ गया कि तुम एक गोल्ड डिगर हो, तुम्हें तो सिर्फ अमीर आदमी पसंद है, ना कि किसी का प्यार। इतना कह करके वो भी उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है। घर पहुंचकर जिया हान से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है कि दिवालिया होने के बाद में उसने कभी भी अपनी फैमिली का जिक्र तक नहीं किया। अब हान उससे क्या जवाब देता है, क्योंकि वो तो वांग था ही नहीं। तो वो उससे कहता है कि मैं बहुत जल्दी अपनी दादी माँ से तुम्हें मिलवाऊंगा। बात ही बात में दोनों काफी रोमांटिक होने लगते हैं, पर हान ये सोच कर के रुक जाता है कि वो ऐसे ही किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता है। उसके बहुत सारे दुश्मन है जिसकी वजह से उसकी जान हर वक्त खतरे में रहती है और जिया को तो अभी तक उसकी असली पहचान तक नहीं पता है। नेक्स्ट एक मीटिंग के दौरान डियो नाम का इन्वेस्टर जिया को ड्रिंक करा करके उसके साथ में बदतमीजी करने की कोशिश करता है और वहीं पर अपना ठरकपना शुरू कर देता है। तभी वहां पर एंट्री होती है जिया के सीनियर ज़ेंग की, जो कि उसे उस मीटिंग हॉल से बाहर लेकर के आता है। वो जिया से बहुत फ्रेंडली बात करने की कोशिश करता है, पर जिया उससे कहती है कि ये सब अतीत की बातें हैं, अब सब कुछ बदल गया है। ज़ेंग उससे पूछता है कि आखिर उस ग्रेजुएशन पार्टी के बाद में ऐसा क्या हो गया जो कि तुमने सबसे कांटेक्ट तक तोड़ दिया। मैं तुम्हें कितना पसंद करता था और आज भी मैं तुम्हें उतना ही पसंद करता हूँ। आखिर तुमने मेरे प्यार को कभी एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। इस बात पर जिया उस होटल वाली बात को सोचने लगती है कि वो नाइट के अंधेरे में एम्बैरेस होकर के होटल रूम से बाहर निकल गई थी। उसे तो वो लड़का तक याद नहीं है जिसके साथ में उसने नाइट एक्सपेंड किया था। वो ज़ेंग से कहती है कि अब मैं शादीशुदा हूँ, इसीलिए मुझसे दूर रहो। इतना कह करके वो वहाँ से जा ही रही होती है, लेकिन ड्रिंक की वजह से उसे बेहोशी आने लगती है। ज़ेंग उससे कहता है कि मैं तुम्हें अभी रूम में ले चलता हूँ। तब तक हान की कॉल आ जाती है, जिसे उसका सीनियर रिसीव करता है। जिया उसके हाथ से फ़ोन लेकर के हान को उस होटल का पता बताती है और कहती है कि मेरी कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। वहीं हम हान को देखते हैं जिसे अपने काम और अपने दुश्मनों की वजह से काफी ज्यादा चोटें आई होती हैं। उसका डॉक्टर फ्रेंड उसे जाने से मना करता है और कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे जख्म कितने गहरे हैं, तुम्हें अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, तुम 2-3 दिन तक यहाँ से हिल भी नहीं सकते हो। हान कहता है कि मेरी वाइफ खतरे में, बकवास करना बंद करो और मेरे साथ चलो। तो डॉक्टर कहता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, कि वो लोग तुम्हारे ऊपर फिर से हमला कर दें। दूसरी तरफ सीनियर जिया को लेकर के रूम में जाता है, जहाँ वो उसे हान समझ करके उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी वहाँ पर हान पहुँच जाता है और उसे उसका हाथ पकड़ा हुआ देख तो उसके गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता और वो सीनियर को जिया से दूर धक्का दे देता है। सीनियर हान को पहचान जाता है और वो उनसे बताता है कि आज मैं अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में यहाँ आपकी इस ब्रांच की कंपनी की मीटिंग अटेंड करने आया था, तो मुझे जिया नशे की हालात में मिली, उसे किसी ने जानबूझ करके ड्रिंक कराया है। हान काफी गुस्से से कहता है कि मैं तुम्हारा ये एहसान याद रखूंगा, अब यहाँ से तुम जा सकते हो। ज़ेंग तो समझ ही नहीं पा रहा होता है कि आखिर ये जिया के लिए इतने पॉजिटिव क्यों हो रहे हैं। डॉक्टर हान से बताते हैं कि बहुत ही ज्यादा नशे की हालात में है, इसे नॉर्मल होने में थोड़ा वक्त लगेगा,
इतना कहकर के वो वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद जिया हान को पा करके उसे किस कर लेती है और ना चाहते हुए भी हान उसके साथ में नाइट एक्सपेंड कर बैठता है। तभी उसका डॉक्टर फ्रेंड बाहर से उसे बताता है कि वो गुंडे होटल तक पहुंच गए हैं, हमें यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलना होगा। अब जैसा कि उन गुंडों की नज़र में हान घायल था, इसीलिए वो मास्क पहन लेता है और अपने माफिया वाले फॉर्म में आ जाता है, जिसे देख करके उन गुंडों की रूह कांप जाती है। शांगू उनसे कहने लगता है कि तुम लोग की कुछ ज्यादा ही हिम्मत बढ़ गई, इसीलिए तुम मेरे ही शहर में घुस करके अपने कामों को अंजाम दे रहे हो। गुंडे सोचते कि अगर ये इंसान भड़क गया तो हम सब के सब बर्बाद हो जाएंगे, इसीलिए वो वहाँ से फौरन से भाग जाते हैं। तभी जिया की भी आंख खुल जाती है और वो उन लोगों की आवाज़ें सुन करके डर जाती है। साथ ही वो शांगू को देख करके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और खुद को पेट पर पा करके सोचने लगती है कि आखिर उसके साथ में क्या हुआ है। वहीं हान नीचे जा करके अपने आदमी को कॉल करके उन गुंडों सहित उनके बॉस का ठिकाना बताकर उन्हें जेल भिजवाने के लिए कहता है, क्योंकि उन्होंने सिटी में बहुत ही ज़्यादा गंदगी मचा रखी थी। तभी जिया के पास उसकी फ्रेंड पहुँचती है और उसे परेशान देख करके उससे पूछती है कि आखिर उसके साथ में क्या हुआ है। जिया कहती है कि वो आदमी एक बहुत ही बड़ा माफिया है और मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल वाली बात आर्टिकल में इन्होंने ही छपवाई थी। वो हेलिंग सिटी का शांगू है और वो मेरी इतनी मदद क्यों कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तभी नैन्सी की नज़र जिया के नेक के लव बाइट के निशान पर पड़ती है और वो उससे कहती है कि मुझे लगता है कि उसने तुम्हारे साथ में सब कुछ कर लिया है। इस बात पर जिया रोने लगती है और कहती है कि मैं तो नशे की हालात में थी, इसीलिए मुझे कुछ भी याद नहीं है। उसकी फ्रेंड कहती है कि हो सकता है कि वो तुम्हें चाहता हो, वैसे भी तुम वांग से तो शादी नहीं करना चाहती थी, तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती हो? तुम अपनी सौतेली बहन की जगह इतनी ज़्यादा परेशानी क्यों झेल रही हो? जिया कहती है कि तब की बात अलग थी, पर अब मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। जिया काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में होती है और अपने फ्रेंड से कहती है कि आखिर मैं हान का सामना कैसे करूंगी। उसकी फ्रेंड उसे बहुत ही ज़्यादा समझाकर हान के पास वापस से भेजती है। अगले दिन हान जिया को लेकर के एक रेस्टोरेंट में जाता है, क्योंकि आज वो जिया को प्रपोज करने वाला था, साथ ही उसे सब कुछ बताने वाला था। जैसे वो बाहर एक कॉल रिसीव करने जाता है, जूडी उसे देख लेती है। तभी वहाँ पर जिया भी आ जाती है, जिसे हान के साथ में देख करके जूडी को तो आग ही लग जाती है और वो सोचने लगती है कि मास्टर हान को ये बात पता तो नहीं चल गई कि 2 साल पहले उन्होंने जिसके साथ में नाइट एक्सपेंड किया था वो मैं नहीं बल्कि जिया थी। फिर वो सोचती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने तो होटल की एम्प्लॉय को पैसे खिलाकर वो सबूत मिटवा दिए थे। जूडी ये सब सोच करके खुद ही बौखला जाती है। उधर हान जिया को प्रपोज करने के लिए जैसे ही रिंग ओपन करता है, पर जिया उसे रोक देती है, ये सोच करके कि उसके साथ 2 साल पहले जो भी कुछ होटल रूम में हुआ था। साथ ही वो शांगू को लेकर के भी काफी ज्यादा कंफ्यूज थी कि उस दिन शांगू ने उसके साथ में क्या किया था। यही सब सोच करके मन में गिल्ट रखते हुए वो हान से कहती है कि मुझे कुछ टाइम चाहिए इन सब के बारे में सोचने के लिए। ये सुन करके तो हान का भी दिल छोटा हो जाता है। अब बेचारी जिया को क्या पता था कि वो दोनों आदमी हान ही है। अगले दिन वो शांगू को डिनर पर इन्वाइट करती है, जैसा कि उसने उससे एक बार कहा था। जिया बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी और बहुत ही ज्यादा नर्वस थी, क्योंकि वो उससे पूछना चाहती थी कि क्या उस दिन होटल रूम में उन दोनों के बीच कुछ हुआ था। ये देख कर कि हान उससे खुद ही पूछ लेता है कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। जिया बहुत ही ज़्यादा हिम्मत जुटा करके उससे ये बात पूछ ही लेती है, तो हान कहता है कि तुम्हें इसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है। जिया कहती है क्योंकि मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ। तो हान कहता है कि अगर मैं कहूँ कि उस दिन हमारे बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप हुआ था तो तुम क्या करोगी। जिया कहती है कि फिर मैं अपने पति को डिवोर्स दे दूंगी। ये सुनकर के तो हान शॉक्ड हो जाता है और उससे पूछता है कि डिवोर्स के बाद क्या तुम मेरे साथ में रहोगी। तो जिया कहती है कि मैं डिवोर्स इसलिए नहीं ले रही हूँ कि मुझे किसी और के साथ में रहना है, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं उनके साथ में धोखा नहीं कर सकती हूँ। मुझ पर सिर्फ उनका हक है और किसी का भी हक नहीं है। अगर मुझसे ये गलती हुई है तो ये गलती माफी के लायक नहीं है। हान उससे कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने अपने पति को धोखा दिया है जिसके लिए तुम शर्मिंदा हो। जिया कहती है कि आप ऐसा कह सकते हैं, इसीलिए आपका जवाब मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। हान कहता है कि तुमने तो मुझे बिस्तर पर ढकेल दिया था और करीब करीब तुम मेरे साथ में सब कुछ करने ही वाली थी, तब तक वहाँ पर मेरा डॉक्टर आ गया था, तो हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। ये सुनकर के जिया की जान में जान आती है। हान उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हें इतना साधारण इंसान दिखता हूँ जो ये सब बिना सोचे समझे कर बैठूं। नेक्स्ट जिया अपने ऑफिस के पार्टी में जाती है, जहाँ उसका सीनियर भी उसे मिलता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम मास्टर हान को जानती हो, तुम्हारा उनके साथ में रिलेशन क्या है। ये सुनकर के तो जिया समझ ही नहीं पाती है कि आखिर ये क्या बोल रहा है। वो कहती है कि वो तो हमारी कंपनी के बॉस हैं और मैं एक छोटी सी एम्प्लॉई हूँ। सीनियर कहता है पर उनका रवैया तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अलग था। तुम्हें पता भी है कि जिस इन्वेस्टर ने तुम्हें ड्रिंक कराया था उसे उन्होंने जेल भिजवा दिया, साथ ही उसका पूरा करियर भी चौपट कर दिया। वो इस इंडस्ट्री के सबसे पावरफुल इंसान है। वो अच्छे से अच्छों को बर्बाद और आबाद करने की क्षमता रखते हैं। वो तुम्हें लेकर के बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हैं। तो जिया कहती है कि आपको कोई गलत फहमी हो गई है, ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने तो आज तक उन्हें देखा भी नहीं है। ये सुनकर के तो सीनियर शॉक्ड हो जाता है और दोनों ही कंफ्यूज आत्मा बन जाते हैं।
तभी वहाँ पर जूडी आ जाती है और जिया और शैंग का गलत तरीके से नाम जोड़ने की कोशिश करती है। इस बात पर जिया को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है कि मैंने सीनियर को हमेशा ही इज्जत की निगाहों से देखा है, इसीलिए आज के बाद से बकवास मत करना। ये बात जूडी को बहुत ही ज्यादा बुरी लग जाती है और वो जिया को स्विमिंग पूल में धक्का दिलवा देती है। अब जैसा कि जिया को तैरना नहीं आता था तो वो चिल्लाने लगती है। वहीं पर शांगू भी होता है यानी कि हान, वो फौरन से जिया को स्विमिंग पूल से बाहर निकालता है और वो जूडी से कहता है कि अगर अगली बार तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो मैं सीधा तुम्हें नर्क के दर्शन कराऊंगा। ये देख करके तो जिया डर जाती है कि उसे एक माफिया धमकी दे रहा है और वो ये समझ ही नहीं पाती कि आखिर इतना बड़ा माफिया जिया को प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है। जिसके बाद वो उसे वॉशरूम लेकर के जाता है और उसके लिए ड्रेस मंगवाता है। जिया जब बाहर आती है तो उसे देख करके रुक जाती है। हान उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे डर रही हो, तो जिया कहती है कि नहीं, पर मुझे आपसे कुछ कहना है। आपने मेरी कई बार मदद की पर आपको मेरी परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में कोई गलतफहमी पैदा हो। मेरे लिए वो मेरी दुनिया है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुन करके तो हान कहता है कि ज़रा फिर से कहना है एक बार। जिया कहती है कि क्या, तो हान कहता है कि यही जो अभी अभी तुमने कहा था। तो जिया फिर से उस बात को रिपीट करती है कि वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है। जिया के मुंह से ये सारी बातें सुन करके तो माफिया साहब के तो खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता। जिया कहती है कि आप बुरा मत मानिएगा पर आप मुझसे दूरी बना करके रखिए। हान कहता है कि चिंता मत करो, मैं अब से इस बात का ध्यान रखूंगा। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। वहीं जूडी का आदमी उसे कॉल करके बताता है कि जूडी का पति कोई और नहीं बल्कि किन हान है। वो उसे फोटो भी भेजता है और ये सब देख करके तो जिया पागल हो जाती है और सीधा दादी को फोन करके हान और जिया का एड्रेस दे देती है। जिसके बाद तो दादी सीधा हान के घर पहुंच जाती हैं और हान से कहती है कि इतने टाइम से तुमने अपने परिवार से संपर्क नहीं किया है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? क्या तुम अपने घर को भूल गए हो? तभी उन्हें अंदर से जिया की आवाज़ें सुनाई देती हैं। जिया की आवाज़ें सुनकर के दादी कहती है कि अच्छा, तो जूडी ने बिल्कुल सही बताया था कि तुम किसी दूसरी लड़की के साथ में बाहर रह रहे हो। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था क्योंकि तुम ऐसे तो नहीं थे कि एक लड़की के चक्कर में घर ही आना भूल जाओ। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर वो कौन लड़की है जिसने तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा रखा है। मैं ये बात अच्छी तरीके से जानती हूँ कि कोई भी लड़की तुम्हारे पैसे और पावर से ही प्यार करती होगी। हान अपनी दादी से कहता है कि उसे तो ये तक नहीं पता है कि मैं किन हान हूँ। वो तो मुझे एक फेलियर और गरीब इंसान के रूप में जानती है, फिर भी वो मेरे साथ में है और जूडी सिर्फ झूठ के बल पर आज तक मेरी फैमिली का फायदा उठाती आ रही है। तभी जिया बाहर आ जाती है जिसे देख करके दादी उसे पहचान जाती हैं। दरअसल में कुछ टाइम पहले दादी की तबीयत खराब होने की वजह से वो रास्ते में बेहोश हो गई थी। तब जिया ने उनकी मदद की थी और उन्हें फांसी दे करके उनकी जान बचाई थी। उसे देख करके तो दादी की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता और जिया उनसे कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे दोबारा मिलेंगी और आप मुझे पहचान भी जाएंगी। तो दादी कहती है कि तुम्हारे जैसी प्यारी लड़की को आखिर कौन भूल सकता है। हान कहता है कि क्या दादी, आपको अब भी हम दोनों के रिश्ते को लेकर के कोई आपत्ति है? तो दादी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, बस तुम्हें कुछ लोग को हैंडल करना पड़ेगा। दादी जिया से पूछती है कि ये तुम्हें टाइम देता भी है या नहीं? तो जिया कहती है कि वो तो दिन भर बहुत मेहनत करते हैं और दूसरों की कितनी बातें सुननी पड़ती हैं। दादी माँ कहती कि इसे आखिर कौन ऑर्डर दे सकता है, किसकी इतनी हिम्मत है। हान बात को बदलते हुए कहता है कि क्या दादी, आप भूल गई कि हम सब सड़क पर आ चुके हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये सब तो पहले की बातें थी। इससे पहले की बात और ज़्यादा बिगड़े। हान अपनी दादी को लेकर के बाहर चला जाता है, जहाँ दादी हान से कहती है कि जिया बहुत ही प्यारी लड़की है, उसे कभी भी दुख मत पहुँचाना। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती हैं। वहीं हम जूडी को देखते हैं जो कि गुस्से से पागल हो जाती है और वो अपने असिस्टेंट को बताती है कि बुढ़िया मुझे पैसे ऑफर कर रही है किन परिवार से निकलने के लिए। लगता है कि उन्हें मेरी सच्चाई का पता चल गया है। अब मैं जिया को बर्बाद करके छोड़ूंगी क्योंकि ये सब तो उसी की वजह से हो रहा है। वो जिया को कॉल करके उससे कहती है कि क्या तुम जानना पसंद नहीं करोगी कि 2 साल पहले तुम्हें नशे के हालात में होटल रूम में किसने पहुंचाया था और तुमने किस आदमी के साथ में नाइट स्पेंड किया था। अगर तुम ये सब जानना चाहती हो तो मेरे दिए हुए पते पर आ जाना, वरना मैं ये फोटो तुम्हारे पति तक पहुंचा दूंगी कि तुम किसी और आदमी के साथ में नाइट स्पेंड कर रही थी। ये सब सुनकर के जिया जूडी के पास पहुंचती है और उससे पूछती कि क्या तुमने मेरे साथ में ये सब किया था? तो जूडी कहती कि हाँ, मैंने ही तुम्हारे साथ ये सब किया था, मैंने जानबूझ करके तुम्हें ड्रिंक कराया था। वो जिया से कहती कि अगर तुमने अभी के अभी अपने पति को तलाक नहीं दिया तो मैं तुम्हारी फोटो उसे भेज दूंगी। जिया कहती कि तुम्हें मुझसे इतनी दुश्मनी है जो तुम मेरी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद करना चाहती हो। मैंने तो तुम्हें कभी भी अपना दुश्मन नहीं समझा था। जूडी तो ये बात अच्छी तरीके से समझ चुकी थी कि इसे तो ये बात पता ही नहीं है कि जिसे वो अपना पति वांग समझ रही है दरअसल में वो किन हान है। इसीलिए वो उसे नकली फोटोज दिखा करके दूसरी तरीके से हान से दूर करने की कोशिश करती है। पर जिया इस बार उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर लेती है और मौके पर पुलिस को बुला करके जूडी को सबूत के साथ में अरेस्ट करवा देती है।
तभी हान जिया को कॉल करके पूछता है कि आखिर वो इतनी देर से कहाँ है। जिया कहती है कि बस मैं थोड़ी देर में घर पहुंच रही हूँ, और वो सोचने लगती है कि आज वो 2 साल पहले भी उसके साथ हादसे के बारे में वो हान को बता देगी। दूसरी तरफ हान जूडी को अपनी फैमिली की तरफ से दिए गए हर संसाधन और रेपुटेशन को वापस ले लेता है और उसे हर जगह से ब्लॉक करने का ऑर्डर दे देता है। तभी वहाँ पर जिया आ जाती है। हान तो पहले से ये बात जानता था कि जिया के साथ में अभी क्या हुआ है। वो जूडी को उसकी किए की सजा देकर के आ रही है, तो वो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। वो हान से कहती कि मुझे आपको अपने अतीत के बारे में कुछ बताना है। तो हान कहता है कि क्या बताना है। जिया उसके साथ 2 साल पहले होटल वाली बात उसे बता देती है, जो कि जूडी ने उसके साथ में जानबूझ करके किया था। जिया की 2 साल पहले वाली बातें सुन करके और होटल का नाम सुन करके हान कन्फर्म हो जाता है और उसे अपने दिल पर यकीन हो जाता है, और वो मुस्कुरा करके सोचता है कि तुम तो वही लड़की थी जो कि मेरे साथ में थी। वो उससे कहता है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है, तो मैं तुमसे कुछ टाइम के बाद मिलूंगा, प्लीज़ मेरा इंतज़ार करना। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है। जिया की फ्रेंड कहती कि 1 महीना से ऊपर हो गया, पर तुम्हारे हस्बैंड का तो कुछ भी पता नहीं है, वो तुम्हें कहीं छोड़ करके भाग तो नहीं गया। तभी जिया को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। तभी जिया के पास में उसके फादर की कॉल आती है, जो कि उसे यूकिन की मैरिज पर इनवाइट करते हैं। जिया अपने घर अपने स्टेप सिस्टर यूकिन की शादी में पहुंचती है, जहां उसके फादर उससे माफ़ी मांगते हैं। उसके साथ में सभी किए गए बुरे व्यवहार के लिए वो उन लोगों को माफ़ी कर देती है। तभी वहां पर गाड़ियों का एक काफिला आता है, जिसे देख करके वहां सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब यूकिन के लिए आ रहे हैं और उसकी शादी एक बड़े घराने में हो रही है। तभी उस कार से किन्हान उतरता है, जिसके पीछे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स होते हैं। वो सीधा जिया के पास जाता है और उसी इस रूप में देख करके जिया शॉक्ड हो जाती है। वो जिया से कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझे आने में देर हो गई। जिया उससे पूछती कि आप कौन हैं और आपको ये सब मास्टर क्यों कह रहे हैं। यहाँ पर हान उसे अपनी असली पहचान बता देता है। ये सुनकर के जिया शॉक्ड हो जाती है और उसका आधा फेस हाइड करके देखती है, तो उसे पता चलता है कि शांगू भी यही है। वो उससे पूछती है कि आपने मुझसे इतनी सारी बातें क्यों छुपाई। यहाँ पर हान उसे बताता है कि 2 साल पहले जिस आदमी के साथ में तुम होटल रूम में थी वो भी मैं ही था, इसीलिए तुम्हें एम्बेरस होने की ज़रूरत नहीं है और मैं तुम्हें पूरी इज्जत के साथ में किन परिवार में ले जाऊँगा। किन परिवार के सभी अधिकारों पर तुम्हारा हक है, बस तुम मुझसे शादी कर लो। वहाँ पर सभी गार्ड्स जिया के सामने झुक जाते हैं। ये देख कर के तो हमारी जिया शर्मा जाती है। हान उसे उसी पुराने घर में ले जाता है, जहाँ वो जिया को बताता है कि वांग की पहचान लेना मेरी मजबूरी थी, पर इसके लिए मैं उसे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तुम मुझे कैसे मिलती। जिया कहती है कि पर माफिया वाले फॉर्म में आपकी जान को हमेशा खतरा बना रहता है, आखिर आप उसका क्या करेंगे। हान कहता है कि जीना मरना तो ऊपर वाले के हाथ में है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वैसे जहाँ तक मुझे याद है, इस घर में हम कपल्स की तरह आए थे, तो मुझे मेरा हक कौन देगा। इतना कह कर के वो उसे उठा करके बेड पर ले जाता है। जिया कहती कि दिन दहाड़े तो ये सब मत करिए। हान कहता है कि क्या तुम अब भी मुझसे दूर रहना चाहती हो, पर मैं तो तुमसे एक पल के लिए भी अब दूर नहीं रहना चाहता हूँ। तो वो उसे धीरे से बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुन करके तो हान की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता और इसी के साथ में इस ड्रामे की यहीं पर हैप्पी एंडिंग होती है।